वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 13 दिसंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से अपने ऐतिहासिक फैसला देते हुए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया था अगस्त 2019 में, उसको बरकरार रखा है और उसको सही ठहराया है। और उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी सरकार ने ये किया है ये संविधान के दायरे में रह के किया है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। 2019 में केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया था। इस प्रकार जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य दर्जे को इसमें समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 370 ये जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में केंद्र सरकार की जो विधायी शक्तियां हैं उसको सीमित करता था, क्योंकि इसके खूब विशेष उसको प्रावधान मिले हुए थे शक्तियाँ। और अनुच्छेद 35A ये जम्मू कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों तथा उनके विशेष अधिकारों और उन्हें मिलने वाली जो विशेष सुविधाएं हैं उसके बारे में प्रावधान करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में क्या बोला है उसको देखते हैं। तो इसमें 1947 में भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर का कोई भी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। इसके साथ ही वह हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बन गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 370 था वो एक अस्थायी प्रावधान था। 1947 में राज्य में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने के कारण ये प्रावधान लागू किया गया था। वास्तव में ये परिवर्तन के दौर का प्रावधान था जो राज्य की विधानसभा के गठन तक ही अस्तित्व में रहने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 की जो राष्ट्रपति की उद्घोषणा को भी बरकरार रखा और इसमें अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को जम्मू कश्मीर की विधानसभा के रूप में एक नया अर्थ देना शामिल है। शीर्ष अदालत ने भारत के निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही केंद्र सरकार को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के राज्य के जो दर्जा के लिए पुनर्बहाल करने के भी निर्देश दिए हैं। तो राज्य से कहा है कि जल्दी से जल्दी उसको राज्य का दर्जा उसका बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में के एक सत्य और सुलह आयोग के गठन की भी सिफारिश की है। TRC 1980 के दशक में जम्मू कश्मीर में सरकार और गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच व उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। साथ ही ये आयोग सुलह के मार्गों की भी सिफारिश करेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रभाव क्या है? तो इसमें पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को मतदान का अधिकार मिल सकता है और कश्मीरी पंडितों और पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर से विस्थापित हुए लोग हैं उनके लिए सीटें भी आरक्षित की जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग और निवेशक भी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं और वहाँ रह भी सकते हैं। अभी तक ऐसा प्रावधान नहीं था क्योंकि 370 के कारण जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान मतलब विशेषाधिकार उसको प्राप्त मिले हुए थे। हमारा अगला आर्टिकल है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अभी ए पॉलिसी टूलकिट फॉर इम्प्लीमेंटिंग लाइफ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है इसके बारे में। तो आइए देख लेते हैं। यह रिपोर्ट एक ठोस पॉलिसी टूलकिट प्रदान करती है ताकि देश उपराष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों और व्यक्तियों जैसे अलग अलग स्तरों पर मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया जा सके। टूलकिट के लिए ये कुछ निर्देश दिए गए हैं प्रमुख इसके पॉलिसी के, तो देखते हैं। इसमें सार्वजनिक निवेश करना, अनिवार्य मानक निर्धारित करना और वित्तीय उपाय करना, मौजूदा स्थिति में बदलाव लाना, मौजूदा और सूचना तक पहुंच प्रदान करना और जागरूकता बढ़ाना आदि ये प्रमुख पॉलिसी के इसके टूल किट के निर्देश हैं। ये मिशन लाइफ को 2022 में लॉन्च किया गया था। ये भारत का नेतृत्व करने वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संरक्षण करना है। इसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय के COP 26 में प्रस्तुत किया गया था। इसके तहत कम से कम 1 अरब भारतीयों और अन्य वैश्विक नागरिक हैं उनको व्यक्तिगत तथा सामूहिक कार्रवाई के लिए संगठित किया जाएगा। इसके अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था या सर्कुलर इकोनॉमी का दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इसकी समयावधि 2022 से 28 तक रखी गई थी। इसमें 3 चरण शामिल किए गए। इसमें मांग, आपूर्ति और नीति में बदलाव। जीवन के उपकरण से भिन्न प्रभाव, तो इसमें ऊर्जा और उत्सर्जन इसमें 2030 तक विश्व स्तर पर 2 मिलियन टन वार्षिक
कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करेगा। वायु प्रदूषण में तो ये आदतों में परिवर्तन और सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 60% की कमी हो सकती है इससे। रोजगार में तो इससे 2023 तक वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र में लगभग 17 मिलियन रोजगार भी पैदा हो सकते हैं। निवेश तो ये लगभग 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के स्वच्छ ऊर्जा निवेश को प्रोत्साहित करेगा। यह प्रति व्यक्ति ऊर्जा संभोग में वैश्विक असमानताओं को भी कम कर सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है, अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य वित्त 2023-24 के बजटों का एक अध्ययन शीर्षक से वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसके बारे में तो देखते हैं। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। तो इसमें सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की तुलना में राज्यों के सकल राजकोषीय घाटा अनुपात में गिरावट आई है। ये 2020-21 में 4.1% था, जो कम होकर 2021-22 में 2.8 हो गया है। ऐसा मुख्य रूप से विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति लागू करने और कर आय और गैर कर राजस्व में वृद्धि के कारण हुआ है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के लागू होने से राज्यों के लिए कर उछाल में वृद्धि हुई है। यदि राष्ट्रीय आय का उत्पादन और वृद्धि की तुलना में राजस्व और अनुपातिक रूप से अधिक बढ़ोतरी होती है तो इस स्थिति को कर उछाल कहा जाता है। रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि राज्यों द्वारा मौजूद नई पेंशन प्रणाली को छोड़कर पुरानी पेंशन योजना को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इससे राज्यों में वित्तीय दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा सब्सिडी जैसे कि डिस्कॉम ट्रांसफर पेमेंट आदि का उच्च बोझ राजकोषीय समेकन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। राज्य वित्त को मतलब मजबूत करने के लिए सुझाए गए कुछ उपाय भी हैं। इसके लिए इसमें पहला है कि ऐसे राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है जो कर राजस्व संग्रह को बढ़ावा देने से संबंधित उपाय कर सकते हैं। मतलब जो राजस्व को बढ़ावा देने के लिए उपाय कर रहे हैं उनको मतलब वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्यों के लिए गैर कर राजस्व को बढ़ाने हेतु परिसंपत्ति मुद्रीकरण जैसे उपाय भी किए जाने चाहिए। परिसंपत्ति मुद्रीकरण ये राजस्व जुटाने का एक नया स्रोत है। इसके तहत सरकार उपयोग में नहीं होने वाली जो सार्वजनिक संपत्तियां होती हैं उनको किराए पर या लीज पर देकर अपने धन जुटाती है। मतलब लीज दे देगी या किराए दे दी, उससे जो खाली पड़ा है उससे बढ़िया है कि कुछ पैसा ही आएगा। इसको बोलते हैं परिसंपत्ति मुद्रीकरण। राजस्व को व्यापक राजकोषीय योजनाओं में जलवायु वित्त को एकीकृत किया जाना चाहिए। हमारा अगला आर्टिकल है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है, उसके बारे में तो ये देख लेते हैं IFWCS के बारे में। तो IFWCS ये भारत की राष्ट्रीय वन प्रमाणन योजना है। इसके कुछ उद्देश्य हैं। इसमें देश में सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देना और वन के बाहर पेड़ों के सतत प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। ये स्वैच्छिक थर्ड पार्टी प्रमाणन का भी प्रावधान करती है। IFWCS के बारे में देख लेते हैं। तो इसके तहत पात्र संस्थाओं को बाजार प्रोत्साहन दिया जाएगा। इन संस्थाओं में राज्य वन विभाग, व्यक्तिगत किसान या किसान उत्पादन संगठन शामिल हैं। इसमें प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए संस्थाओं को अपने कार्य में जिम्मेदारी युक्त वन प्रबंधन और कृषि वानिकी पद्धतियों को अपनाना होगा। IFWCS ये पूरे देश में वन क्षेत्रों तथा वन क्षेत्रों से बाहर के वृक्षारोपण पर लागू होगा। इसमें सरकारी, निजी और कृषि वानिकी और अन्य भूमि पर स्थित वन में शामिल है। ये प्रमाणन योजना इमारती और गैर इमारती वन उत्पादों पर लागू होगी। IFWCS में 3 प्रकार के प्रमाणन शामिल होते हैं। इसमें पहला है वन प्रबंधन प्रमाणन और वन क्षेत्र से बाहर के जो पेड़ का प्रबंधन प्रमाणन और चेन ऑफ कस्टडी प्रमाणन। ये वन उत्पादों की टेस्टेबिलिटी के लिए होता है। वन प्रबंधन प्रमाणन भारतीय वन प्रबंधन मानक पर आधारित है। इसमें 8 मानदंड शामिल किए गए हैं। ये मानदंड राष्ट्रीय कार्य योजना कोड 2023 का अभिन्न अंग है। IFWCS लागू करने हेतु संस्थाएं, तो इसमें भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन परिषद, ये परिषद सलाह देने वाली बहुहितधारक संस्था के रूप में कार्य करेगी। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल ये ऑपरेटिंग एजेंसी के रूप में कार्य करेगा और IFWCS के संपूर्ण प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत प्रमाणन संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय एक्रेडिटेशन बोर्ड ये अलग अलग संस्थाओं का स्वतंत्र ऑडिट करने के लिए प्रमाणन संस्थाओं को मान्यता प्रदान करेगा। IFWCS की ज़रूरत क्यों है?
तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये वन संबंधी जो गतिविधियां होती हैं ये सामाजिक और पर्यावरणीय आर्थिक लाभ पहुंचाएं। सतत रूप से ये प्रबंधित वनों में उत्पन्न होने वाले जो उत्पाद हैं उनकी मांग और आपूर्ति को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए हैं। वनों के बाहर के पेड़ों से तात्पर्य क्या है? तो ये ऐसे पेड़ होते हैं जो रिकॉर्ड किए गए या अधिसूचित वनों से बाहर उगते हैं। ये किसानों या लघु किसानों के समूह में कृषि भूमि अथवा संस्थानों या उद्योगों की निजी भूमि पर वृक्षारोपण क्षेत्रों में उगने वाले पेड़ होते हैं। इनको वनों के बाहर के पेड़ों इस तात्पर्य ये है। हमारा अगला आर्टिकल है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। तो ये भी मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व से हटकर दूसरी जगह बसाई गई जो जनजातियां विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, उन्होंने सरकार से उन्हें मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में वापस बसाने का आग्रह किया है। उनके अनुसार उन्हें मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व से हटाने के लिए तय किया गया जो मुआवजा है वो प्रदान नहीं किया गया है। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। इसकी पश्चिमी सीमा केरल के वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य से तथा उत्तरी सीमा कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व से लगती है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। पर्यावास तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र सागौन वन और शुष्क सागौन वन, आर्द्र प्राकृतिक घास के मैदान और दलदली क्षेत्र यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर बाघ, हाथी, भारतीय गौर, तेंदुआ, बंकिंग हिरण, माउस डियर आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। इस रिजर्व से बहकर जो एक मोयार नदी इस रिजर्व से होकर बहती है। हमारा अगला आर्टिकल है अमृत के बारे में। तो यानी आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, यानी अमृत के बारे में। IIT मद्रास ने अभी जल और आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीकी विकसित की है। ये तकनीकी नैनो पैमाने और आयरन ऑक्सी डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। ये आयरन ऑक्सी डाइऑक्साइड जल से गुजरने पर आर्सेनिक का पता लगाकर उसे हटा देता है। ये किफ़ायती पॉइंट ऑफ यूज वाटर प्यूरिफायर तकनीकी है। इसका इस्तेमाल भारत में आर्सेनिक आयन और फ्लोराइड से अधिक प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाएगा। ये सामग्री आधारित समाधान हरित और सतत प्रकृति के हैं। इसे घरेलू और सामुदायिक दोनों मतलब स्तरों पर उपयोग के लिए विकसित किया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है लीड IT 2.0 के बारे में। अभी पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बैठक हुई थी आयोजित की गई, उसमें लीड IT सम्मेलन 2023 को लीडरशिप ऑफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0 के 3 पिलर्स प्रस्तुत किए हैं। ये 3 पिलर्स हैं सरकारों और इंडस्ट्री लीडर के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत को बढ़ावा देना, बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, साझा पेटेंट इत्यादि की मदद करना, और तीसरा है वैश्विक इंडस्ट्री ट्रांजिशन उत्पादों के लिए बहुपक्षीय तकनीकी और वित्तीय सहायता का समन्वय लाना। लीड IT 2019 में भारत और स्वीडन ने लॉन्च किया था। इसे पहला उद्देश्य 2050 तक भारी उद्योगों में नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए देशों के कंपनियों और उद्योगों विशेषज्ञों के लिए एक साथ लाना है। नेट जीरो उत्सर्जन का मतलब है कि हम जितना भी कार्बन डाई का उत्सर्जन करते हैं उतना ही हम पेड़ पौधे आदि लगा के उसको अर्जित कर लेते हैं, तो इसको नेट जीरो उत्सर्जन कहते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क। तो अमेरिका, भारत और ताइवान ने एक साइबर सुरक्षा कार्यबल का आयोजन किया था। इसका उद्देश्य GCTF के तहत परिचालन विशेषज्ञता को बढ़ावा देना है और ये सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करना है। GCTF को 2015 में अमेरिका और ताइवान ने लॉन्च किया था। इसका निर्माण वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए ताइवान की क्षमता और विशेषज्ञता का उपयोग करने हेतु एक प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया गया था। GCTF के जरिए दुनिया भर के प्रैक्टिशनर्स हैं जो उनको लोक स्वास्थ्य, सप्लाई चेन, मानवीय सहायता, डिजिटल हेल्थ और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं। ताइवान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके पूर्ण सदस्य हैं। भारत GCTF का सदस्य नहीं है। हमारा अगला आर्टिकल है विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ। तो प्रधानमंत्री ने अभी विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल शुरू की है। ये पहल देश के युवाओं को विकसित भारत @2047 विजन में अपने विचारों और योगदान देने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। विकसित भारत @2047 का उद्देश्य आज़ादी के 100 वर्ष पूरे यानी 2047 तक भारत में एक विकसित राष्ट्र बनाना है। ये विजन आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय संधारिता और सुशासन सहित विकास के विविध पहलुओं को शामिल करता है।
हमारा अगला आर्टिकल है यूनिवर्सल डायनेमिक क्रॉस लिंकर के बारे में, यानी यूडीएस के बारे में। तो अभी आईआईटी मद्रास ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और कोलोराडो राज्य के शोधकर्ताओं ने एक सतत प्लास्टिक रिसाइलिंग तकनीकी विकसित की है। इसे यूडीसी नाम दिया गया है। यूडीसी ये प्लास्टिक के विखंडन और फिर से निर्माण की आवश्यकता को समाप्त करता है। इसके जरिए एक दूसरे को अलग प्लास्टिक पॉलीमर को सफलतापूर्वक मिश्रित किया जा सकता है। यूडीसी प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या को दूर करने में मदद करेगा। इसमें प्लास्टिक रिसाइलिंग उद्योग में क्रांति लाने की क्षमता है। इसे प्राप्त अपसाइकल्ड सामग्रियों को उपयोग किया जा सकता है और कई चक्रों के माध्यम से ये फिर से संसाधित किया जा सकता है इसको। साथ ही ये नए प्लास्टिक की तुलना में बेहतर होते हैं। रिसाइकलिंग में अपशिष्ट को तोड़कर नए उपभोक्ता उत्पाद बनाए जाते हैं, जबकि अपसाइकलिंग के लिए किसी अपशिष्ट को उसी में किसी नए उत्पाद में बदल दिया जाता है, जैसे कि टूटे हुए जार को गुलदस्ता में बदलना। हमारा अगला आर्टिकल है अभ्यास बिनबैक्स के बारे में। तो अभ्यास बिनबैक्स 2023 इसके बारे में देख लेते हैं। अभी हाल ही में 45 कर्मियों वाली एक भारतीय सशस्त्र बल की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2023 में भाग लेने के लिए हनोई वियतनाम में पहुंची है। इसे 2018 में स्थापित किया गया था और ये पहला संस्करण है जो जबलपुर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। ये भारत और वियतनाम में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका अंतिम संस्करण अगस्त 2022 में चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया था। इस बरस का अभ्यास हनोई जो वियतनाम की राजधानी है इसमें आयोजित किया जाएगा। भारतीय दल के बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप की इंजीनियर रेजिमेंट ने 39 कर्मी और आर्मी मेडिकल कोर के 6 कर्मी भाग ले रहे हैं। अभ्यास का उद्देश्य सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ावा देना, अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना और शांति स्थापना संचालन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अभ्यास 7 के तहत दोनों पक्षों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। ये अभ्यास एक कमांड पोस्ट अभ्यास सह फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में आयोजित किया जाएगा और जिसमें एक इंजीनियर कंपनी और एक मेडिकल टीम तैनात और रोजगार पर ध्यान देने केंद्रित इसका किया जाएगा। ये दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र की एक टुकड़ियों की विश्वव्यापी तैनाती जैसे कि प्रदर्शनों के अनुसार तकनीकी और सैन्य अभियान चलाएंगे। हमारा अगला आर्टिकल है कंबलकोंडा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो ये हमारा भारत का मैप है और ये है आंध्र प्रदेश राज्य। तो आंध्र प्रदेश राज्य में ये है कंबलकोंडा मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है। ये स्पॉटेड ब्लैक से हुआ है, ये कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं। अभी विशाखापत्तनम के कंबलकोंडा वन्यजीव अभ्यारण्य की परिधि के साथ पूर्वी घाट जैव विविधता केंद्र पर अपनी तरह के पहले प्रकृति व्याख्या केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। तो किया गया है मतलब, तो अभी तभी ये चर्चा में है। तो देख लेते हैं कंबलकोंडा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जैसा कि हमने मैप में देखा, और इसका नाम स्थानीय पहाड़ी कम्बनकोंडा के नाम पर रखा गया है, जो विजयनगरम के नागरिकों के लिए हरे फेफड़े के रूप में कार्य करता है। ये बड़ा और विशाल अभ्यारण्य है। ये खड़ी ढलानों के साथ काफ़ी पहाड़ी एरिया है। यहाँ पर शुष्क सदाबहार वन की मतलब पाए जाते हैं और ये एक अत्यधिक खतरे वाला और अनोखा वन प्रकार जो भारत में केवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखा जाता है। इसमें टेक्टोना ग्लैंडिस, रेंडिया, डुमेटोरम, ग्रेबिया, टिलियोफोलिया, एब्रस प्रीकैटिरोरिस आदि जैसे अद्भुत पौधे पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले सबसे आश्चर्यजनक फूलों में से इंडियन स्क्रूट ट्री और अन्य फूल हैं, जैसे ब्रूस प्लम पेड़ के फूल, जंगल बेरी और गुच्छे पूरे परिदृश्य में यहाँ पर देखे जा सकते हैं। जीव जंतुओं में यहाँ पर बंकिंग हिरण, सियार, तेंदुआ, एबीफुना जैसे स्तनधारियों में पैराडाइज, फ्लाई कैप्चर, ट्रीपाई और बटेर पार्टीज आदि यहाँ पर शामिल हैं। अब देख लेते हैं, एक चर्चा में प्लेस रहा है, तो ये स्लोवानिया अभी चर्चा में रहे हैं। तो अभी स्लोवानिया में बार्सिलोना कन्वेंशन की 23वीं मतलब बैठक हुई है, इसलिए चर्चा में है। तो इसका आयोजन किया गया है। ये कन्वेंशन भूमध्य सागर को प्रदूषण से बचाने के लिए उपाय करता है। तो ये भूमध्य सागर ये मध्य यूरोप मतलब ये है मतलब स्लोवेनिया ये मध्य यूरोप का एक देश है और इसकी सीमाएं इटली, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया और हंगरी से मिलती हैं। इसकी सीमा एक एड्रियाटिक सी से भी लगती है। इसकी भौगोलिक क्षेत्र है तो इसमें यूरोपीय अल्पस, कार्डिक्स, डिनारिक अल्पस,
पैनोनियन और डेन्यूबियन निम्न भूमियाँ और पहाड़ी तथा भूमध्य सागरीय तट यहाँ पर पाया जाता है। इसकी सबसे उच्चतम बिंदु है माउंट ट्राइग्लाव और प्रमुख नदियाँ यहाँ पर साबा, द्रबा और मुरा आदि यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इसमें ये है स्लोवेनिया के उत्तर में ऑस्ट्रिया है और ये पश्चिम में है क्रोएशिया और उत्तर और जो पूर्व में है हंगरी है और एडियाटिक सी से भी इसकी सीमा लगती है। और ये मतलब पूरा जिसमें इसकी जो पश्चिम में सीमा लगती है तो पश्चिम में इसकी इटली से सीमा लगती है, साझा करती है। तो आज के हमारे सारे आर्टिकल फिनिश हो गए, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।